हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हुए जो बातें शुरू करनी थी, जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो क्वांटम इफेक्ट थे, इन पे बातें कर ली थी। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो मेन डिस्कशन है जिसके बेसिस पे हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो है हमारा वेव फंक्शन से रिलेटेड। वेव फंक्शन की जो भी कैलकुलेशन होती हैं, लाइक वो अगर हमारी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं वो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड हो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो, किसी भी आपकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हमारा 1D बॉक्स 2D बॉक्स, इनसे जितनी भी प्रॉब्लम्स बनती है उन सबका जो ओरिजिन है, उन सबका जो ओरिजिन है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि आगे चीज़ें अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, है ना। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि हम लोगों ने ये देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो उदय हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से कैसे निकल करके आई थी। और ये सारी बातें जानने के बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स को समझना शुरू करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो मैथमेटिक्स है उसको समझना भी हमारे लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर है। तो उसको किस तरह से समझते हैं उस पर भी आज हम लोग गौर करेंगे। तो मेन जो बुनियाद है इसकी, जो मेन नींव है इसकी, वो है हमारा वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हालांकि कोई एक फिजिकल चीज नहीं है। वेव फंक्शन, मान लो मैंने लिखा वेव फंक्शन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज साई। ये त्रिशूल की तरह जो शिवजी वाला त्रिशूल बनता है उसकी तरह का जो सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ये जो वेव फंक्शन है ये नहीं, आप सपोज दैट मैंने बोला कि वेलोसिटी, तो आपने जान लिया कि अच्छा हाँ वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी हमारा किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को दर्शाता है, यानी अगर कोई भी एक मोशन है तो हमारे दिमाग में सॉरी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो हमारे दिमाग में उसके मोशन से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो वेलोसिटी तुरंत हमारे दिमाग में आ जाती है। इसका फॉर्मूला भी मेरे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब अपन वेव फंक्शन की बात करते हैं तो कोई फिजिकल चीज, लाइक मैंने बोला आपसे एप्पल, तो एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में एक वो लाल रंग का जो फल आपके दिमाग में एक आ गया होगा जो कि खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो वेव फंक्शन की कोई भी इस तरह की इमेज आपके दिमाग में नहीं बन रही होगी, मतलब आपके दिमाग में क्या, मेरे दिमाग में भी, किसी के भी दिमाग में वेव फंक्शन की कोई एक इमेज नहीं होती है। लाइक मैंने बोला वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, तो उससे हम ये नहीं निकाल सकते कि अच्छा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आई, ऐसा नहीं होता है। वेव फंक्शन केवल एक मैथमेटिकल टर्म है। अब इससे रिलेटेड, इस पर मैं इतना फोकस इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप वेव फंक्शन की रियलिटी को ही नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा वो एक गणित की भाषा में कहें तो बड़ी बोरिंग से लगेंगी। लेकिन अगर आप इसके जो बेसिक चीज़ है इसको समझेंगे एक्चुअल में, तब आप इसके कैलकुलेशंस में मजा आएगी। तो वेव फंक्शन की अगर बात करें तो इसका कोई फिजिकल जो मीनिंग होता है वो नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कोई भी नहीं होता है। लेकिन अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर क्या, लेकिन जो भी जानकारी हमें चाहिए वो इसमें कुछ तो करके हम निकाल लेते हैं। मतलब कोई कैलकुलेशन इसमें हम करते हैं इस तरह की जिससे कि पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन निकल करके बाहर आ जाती है। लाइक अगर हम इस वेव फंक्शन को, ये वेव फंक्शन जो होता है जनरली एक्स और टी का फंक्शन होता है, इसको हम अभी सिंपल आर और टी में दिखा रहे हैं। आर से मेरा मतलब एक्स वाई जेड जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और आर इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि 3D में बात करेंगे। लेकिन अगर हम अभी जो अपना कैलकुलेशन है उसको 1D तक सीमित रखेंगे तो सिंपल हम साई एक्स कॉमा टी दिखाएंगे, है ना। तो साई एक्स से मतलब हम सिर्फ एक डायमेंशन में भी अपना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें किस तरह की कैलकुलेशंस करें कि ये कुछ फिजिकल चीजें देने लग जाए, तो अगर आप ध्यान से अगर इसको देखें तो अगर इसका हम स्क्वायर करें, लाइक अगर हम साई एक्स कॉमा टी का मॉडुलस का स्क्वायर करें। मॉडुलस का स्क्वायर मतलब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, समझते हो ना कि अगर साई एक्स कॉमा टी लिखा हुआ है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा साई स्टार एक्स कॉमा टी। इसका मतलब है आई, भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो वही चीज है, तो उसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो मॉडुलस लगा के इस तरह से स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब क्या है हमारा, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई बन गया, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये जो क्वांटिटी बनती है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या चीज, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से,
साई एक्स कॉमा टी से हमारे दिमाग में कोई भी एक फिजिकल इमेज नहीं बन के आ रही थी, लेकिन इसके स्क्वायर करते ही हमारे दिमाग में एक फिजिकल इमेज बन गई, जो कि हमारी किसकी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब क्या है कि इतने वॉल्यूम में या इतनी जगह में या इतनी हमारी डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसके पाए जाने की क्या डेंसिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या सॉरी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बात क्लियर है। ये इसकी एक फिजिकल चीज है जो निकल करके आती है कि हम साई एक्स से कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसका स्क्वायर जैसे ही कर रहे हैं तो वहां से एक फिजिकल चीज निकल करके आ रही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वहां से हमारा फिजिकल चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल करके आ रही है। यानी अगर इसमें हम छोटे से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करा दें तो सिंपल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, वो जो क्वांटिटी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम साई एक्स कॉमा टी में के सॉरी इसके स्क्वायर में वॉल्यूम का वॉल्यूम एलिमेंट है डीटा, ये हम लोग जो डीटो दिखा रहे हैं उसका मतलब है वॉल्यूम एलिमेंट। तो उस वॉल्यूम एलिमेंट का हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारे पास बन गई प्रोबेबिलिटी। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक, उतारो इसको। तो आई होप ये जो 5-6 मिनट मैंने अभी तक आपके जो वेव फंक्शन की डेवलपिंग है उसको करने में दिए हैं वो आपके काम आए होंगे, मतलब मेरा समय व्यर्थ नहीं गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं, अब थोड़ा सा तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने ये समझ लिया कि वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वेव फंक्शन से हमारे दिमाग में एक चीज भी बन गई कि वो हमें पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी पार्टिकल की क्या पोजीशन है उसकी, जो भी मतलब वो आगे धीरे धीरे सीखेंगे किस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन एक चीज हम समझ गए, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की तो बिल्कुल पक्की पक्की सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा उसका स्क्वायर करके किसी एक वॉल्यूम में हम निकाल रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा इस जो ये जितनी जगह है इतने वॉल्यूम में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं ना। तो हमने देख लिया कि जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दैट इज साई आर कॉमा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टॉ, है ना। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी निकल के। तो शायद मैंने वहां पे कुछ x लिखा था ना, अगर वहां पे x लिखा तो उसको r कर लो, क्योंकि अगर हम डी टॉ लिख रहे हैं, एक वॉल्यूम लिख रहे हैं तो हम 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं। अगर हम 1 डायमेंशन में लिख रहे हैं तो साई एक्स कॉमा टी होगा, है ना। साई एक्स कॉमा टी, तब dx में निकालेंगे हम उस उतनी लेंथ 1 डायमेंशन में निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर लो इसको। तो ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा भाई, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जो हमारा वेव फंक्शन है साई, अब हम लोग सिंपल 1 डायमेंशन में ही बात करेंगे, साई एक्स कॉमा टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि ब्रेक कर करके, है ना, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है हमारा, ये साई एक्स कॉमा टी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है? ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि अगर हम इसको पूरी रेंज में इसका मॉडुलस को पूरी रेंज में हम स्क्वायर करके और इंटीग्रेट करें dx को, तो ये एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। ये फाइनाइट होना चाहिए इस तरह से, और ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और क्या बात समझ सकते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है कि ये जो इसकी जो स्लोप होती है, यानी जो इसका डेरिवेटिव होता है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। पीक नहीं, एकदम से वो सडन पीक नहीं, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल वही ना, कोई सडन पीक नहीं आएगी इस तरह की कोई इसमें वेव फंक्शन में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब इसको जब स्क्वायर करके dx के साथ में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो हमारा फाइनाइट एक नंबर देगा। चलो ये बात हमको समझ आ गई। अब आगे क्या बात करते हैं, किस तरह का फॉर्म हम इसको दिखा दे, मतलब जब दिया होगा तो क्या दिया होगा, साई एक्स कॉमा टी आपको क्या दिया होगा, क्या ये कोई नंबर दिया होगा, कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, किस तरह से दिया होगा, तो ये आपको समझना है। ये हमें, अब हम देखो एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिकल इस तरह की बातें करेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल में ज्यादा हेल्प करेंगे। कोई मक्खी है जो कि मुझे परेशान कर रही है, चली जा आ गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। अब थोड़ी सी इस तरह की बातें करते हैं जहां से कैलकुलेशन जो है वो आपकी इजी हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, थोड़ी सी जगह, एक सेकंड रुक, मैं जगह बनाता हूँ हल्की सी।
क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो जो फॉर्म दिया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नोटेशन होता है उसका कुछ इस तरह से होता है, साई एक्स कॉमा टी। जब भी हम इसको लिखते हैं तो इस सिंबल में लिखते हैं, इस सिंबल के अंदर। ये आपका, आपने देखा ना ये ब्रैकेट होता है ये, तो इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसको बोलते हैं, देखो ब्रैकेट में क्या हो गया, BRAKET, तो ब्रै ये हो गया, कैट ये वाला हो गया, तो इसको हम ब्रा और कैट में लिखते हैं ना, तो ये आपका कैट सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट स्टेट को दिखाता है, मतलब अगर हमने बोल दिया तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर स्टेट को दिखा रहा है और कुछ नहीं इसका मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्टेट ऐसे बोल सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट को दिखा रहा है। अब ये तो आपको दो तरह से दिया होगा, ये बुक वाली लैंग्वेज अब बात नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात करेंगे कि आपको सवालों में किस तरह से दिया होगा और आपको अप्रोच किस तरह से करना है। तो आपको दो तरह से क्वेश्चंस में दिया होगा। पहला तरीका इस तरह से दिया होगा जब आपको एक जो एक्स का फंक्शन इस टाइप से कुछ दिया होगा, एक एक्स का फंक्शन टाइप में दिया होगा, लाइक कुछ इस तरह से a e⁻⁻i k x, कुछ भी इस तरह से दिया है, ठीक है ना। और दूसरा किस तरह से दिया होगा कि आपको जो इसके ऑर्थोगोनल बेसिस है उसके फॉर्म में दिया होगा, इन फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस, इन फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस। ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने आपसे बोला कि लिखो किसी एक पॉइंट को दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं कि मान लो किसी हमें एक पॉइंट को दिखा रहे हैं आर वेक्टर से, ठीक है, और आर वेक्टर को किस तरह से दिखा रहे हैं, 3i + 4j + 6k, इस तरह से दिखाया। इसका मतलब क्या है, 3 वो i में है, 4 वो j में है और 6 वो k में है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी लेंथ 3, 4, 6 है। लेंथ का मतलब टोटल लेंथ जो होती है, तो टोटल लेंथ किस तरह से निकालते हैं, √3² + 4² + 6², ये करके हम टोटल लेंथ निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना चला है, इसका मतलब क्या है, वो x में कितना चला है, इसका मतलब है y में कितना चला है, इसका मतलब है वो 6 में कितना चला है। उसी तरह से इनको बोलते हैं हम i j k को बोलते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस। उसी फॉर्म में आपका साई x, t हो सकता है। इस तरह से देखो ध्यान से कि आपका इधर इसमें साई x, t इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और इसमें साई x, t इस तरह से दिया गया है, इसमें साई x, t इस तरह से दिया गया है कि आपका a × φ1 + b × φ2 + c × φ3 इस तरह से दिया गया है। इसका मतलब है यहां पे ये φ1 φ2 है ना, ये सारे क्या क्या है, हमारे ऑर्थोगोनल बेसिस हैं। क्या चीज है ये, ऑर्थोगोनल बेसिस है ये। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो, आपने वो एनर्जी डायग्राम पढ़ा कि ये एक एनर्जी स्टेट, ये दूसरी एनर्जी स्टेट, ये तीसरी एनर्जी, इस तरह से। तो मान लो पार्टिकल कभी एक एनर्जी स्टेट में है, दूसरे एनर्जी में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। अब उसको अगर हमें एज अ फॉर्म दिखाना, मतलब एज अ फंक्शन के रूप में दिखाना होगा, तो हम ऐसे दिखा देंगे कि ये उसका फंक्शन है, इस तरह से वो जा रहा है ना, ये उसका फंक्शन है, जाए उस जो हमारा पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन ये है। लेकिन अगर हम इस तरह से दिखाएं कि वो इतने समय के लिए इसमें था, है ना, कुछ देर के लिए इसमें है, कुछ देर के लिए इसमें, नहीं साइवन में भी है, मतलब उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहली स्टेट में भी है, दूसरी स्टेट में भी है, तीसरी स्टेट में भी है। तो उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। बात इसमें भी है वही चीज, लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम एक फंक्शन के फॉर्म में दिखा देते हैं और इसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल बेसिस के फॉर्म में दिखा देते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस आसानी से अप्रोच कर सको। मतलब हम साई1 साई2 साई3 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, अब आगे क्या करना होगा, हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये वेव फंक्शन दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, पहली तो आपसे ये चीज बोलेगा कि इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। क्या करो, नॉर्मलाइज करो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें या तो इस फॉर्म में दिया होगा या तो इस फॉर्म में दिया होगा, दूसरा कोई फॉर्म आपने देखा नहीं होगा अभी तक, ठीक है। तो पहले आपसे बोलेगा नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज करने में मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप एग्जाम वगैरह देते हो तो आपसे बोला जाता है कि नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस वेव फंक्शन को हम एक ऐसी स्टेट में ला रहे हैं, उसमें जो भी कांस्टेंट वगैरह का मल्टीप्लाई करा रहे हैं ताकि वो वेव फंक्शन अपनी डायमेंशंस को सेटिस्फाई करे। समझ आ रहा है ना कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो उसकी डायमेंशन जो है उनको वो इस तरह से एडजस्ट करे कि वो दोनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हो जाए।
इस तरह से डायमेंशन को एडजस्ट करता है। ये जो हमारा कांस्टेंट होता है या जो भी हम इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, डायमेंशंस में काफी हेल्प करता है। तो एक तरह से स्टेबल वेव फंक्शन बन जाता है, ऐसे वो समझ सकते हैं। स्टेबल वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। बिना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के हम सारी बातें नहीं करते हैं। ठीक भाई, अब देखो नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या होता है। हमारे पास एक ये फॉर्म हो सकती है, इसको भी नॉर्मलाइज करना है, एक ये फॉर्म हो सकती है, इसको भी नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, एक एक फॉर्म पे बात करते हैं। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे। देखो ध्यान से, मान लो हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है। इसको मैं लिखे दे रहा हूं उधर, नॉर्मलाइज करना है। तो जब भी इसको नॉर्मलाइज करने की बात होती है तो हम करते किस तरह से हैं कि हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर कोई एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज है, करना नहीं, अगर वो है तो उस फंक्शन का मॉड का स्क्वायर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के ऊपर, पूरी लिमिट ऑल स्पेस में, जहाँ पर भी लिख सकते हैं ऑल स्पेस, जो भी इसकी लिमिट दी गई जहाँ से जहाँ तक, ऑल स्पेस में अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 देगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं, तो अगर ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है, मान लो इस तरह से दिया गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब नॉर्मलाइज है। और अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब नॉर्मलाइज नहीं है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट हम करते क्या है कि लगा लेते हैं कांस्टेंट ए जो हमने लगा लिया है। अब इसको इस कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। किस तरह से? देखो ध्यान से, ए पहले साई, देखो इसका मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, यानी अगर ये फंक्शन लिखें तो क्या है? ए ई रेज़्ड पावर माइनस आई के एक्स। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ए स्टार, है ना, इंटू ई रेज़्ड पावर आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आई प्लस आई, है ना, के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए मिलके ये हो गया ए स्क्वायर। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, मॉड ए स्क्वायर। बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा? लिमिट कहां से कहां तक? जहां से भी आपको दी गई, मान लो दिया गया है कि एक्स जो है वो 0 से ए तक लाई करता है, तो कहां से कहां तक? 0 से ए तक हमारी लिमिट हो गई। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस में माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे? डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए। तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1 बाई रूट ए। ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो जब इसको हम नॉर्मलाइज करके लिख देंगे तो हमारा क्या बन गया? साई एक्स कॉमा टी क्या बन गया यहाँ से? सॉरी, साई एक्स कॉमा टी क्या बन गया? 1 बाई रूट ए। ए हटा, ए की जगह पर क्या कर दिया हमने? 1 बाई रूट ए स्मॉल वाला इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस आई के एक्स। ये बन गया हमारा वेव फंक्शन। इस तरह से हम नॉर्मलाइज करते हैं। इसमें कर लिया। इसमें करने का क्या तरीका होता है? ये भी हमारे इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें, किस तरह से? जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं? साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन, भाई इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, आई फ्रॉम 1 टू n और सी एन फाई एन। देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 रखो तो पहला कांस्टेंट आएगा और साई 1 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो तो कांस्टेंट 2 यानी b मान लिया हमने उसको, फाई 2 आ गया। कांस्टेंट 3 c मान लिया हमने, फाई 3 आ गया। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसमें जो हम नॉर्मलाइज करते हैं, इसमें जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं कि सारे कांस्टेंट जो भी हमारे पास है, a का मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर, जितने भी कांस्टेंट हैं, प्लस c के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दो। जो भी आपसे निकालना बोला गया, मान लो आपसे ए निकालने को बोला गया तो बी और सी तो दिया गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता तीनों एक साथ पूछेंगे होंगे। ठीक है ना, तो बी और सी दिए गए तो यहाँ से आप ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह से नॉर्मलाइज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? बता रहे इसको। एक चीज और यहीं पे बता देता हूँ ताकि अगर बोर्ड को साफ करूँ तो जगह थोड़ी सी ये चीज चली जाएगी आपकी। ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं, ठीक है ना, मान लो आपसे बोल दिया गया कि इस तरह की वेव फंक्शन दिया गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, इस तरह का वेव फंक्शन दिया गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, तो जब भी यहाँ निकालते हैं तो सिंपल जो हमारा मेन तरीका होता है इससे, ठीक है ना, ये चीज जो है ना, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ये 1 इस तरह से होती है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इस तरह से अब जो ये ऑल स्पेस में नहीं करेंगे, जहां से जहां तक पूछा गया है हमसे, ठीक है ना, तो अब इसको ऑल स्पेस बना देने दो। अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है एक पर्टिकुलर रेंज, मान लो x1 से x2 तक पूछी जा रही है, x1 से x2 तक पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लिमिट्स क्या कर दोगे? x1 से x2 कर दोगे और ये 1 हटा दोगे, तो ये बन जाएगी आपकी
प्रोबेबिलिटी। अब लेकिन जब यहाँ पूछी जाती है तो यहाँ पे तो और थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज दिस थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, यानी मॉडुलस सी एन का स्क्वायर, इस तरह से कह सकते हो, मॉडुलस सी एन का स्क्वायर, ये होती है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये लिखी हुई चीज थी, इसी वजह से मैंने रब करने से पहले ही इसको एक बार क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें इस वेव फंक्शन से, और यहाँ पे क्या करना है मॉड सी एन स्क्वायर, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अब इसको उतार लो। मान लो एक सवाल, एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अभ्यास बने। मान लो इस तरह से एक वेव फंक्शन दिया गया है कि साई एक्स कॉमा टी आपको दिया गया है कुछ इस तरह से कि वो 1/√2 φ1 है, इस वाले फॉर्म में दिया गया है, 1/√3 φ2 है और 1/√6 φ3 है, ठीक है। या मान लो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, इसको मान लो a/√2, है ना। अब आपसे बोला गया कि बताओ अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, क्या चीज है ये, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। इफ दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा तो तीनों जो कांस्टेंट है उनके मॉडुलस का हम स्क्वायर करेंगे, यानी a²/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये बात अपन जानते हैं, ठीक भाई। तो a²/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/3 यानी आ जाएगा 2 माइनस 1/6, करेक्ट है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/6 यानी 5/6, करेक्ट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6 है ना, ऐसे 6 आ गया आपके पास, ये आ गया 6 माइनस 2 माइनस 1, है ना। तो कुछ गड़बड़ है क्या, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ओह सॉरी, ये -2 -1 ये माइनस का था, है ना। तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 6 से जाएगा तो 3 बचेगा, है तो 1/2 बचा, और ये 1/2 बचा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। यानी अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। अब आपसे बोल दिया गया बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रोसेस में हम यही करते हैं कि साई एक्स कॉमा टी के मॉडुलस का स्क्वायर ही करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, अगर देखो ध्यान से, चलो एक स्टेप करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि साई एक्स कॉमा टी, ठीक है, इंटू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हो क्या जाता है, जब भी हम साई इस तरह से दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स, जैसे आपसे बोल जाएगा कि साई एक्स कॉमा टी कॉम्प्लेक्स, तो इसको दिखाने का नोटेशन भी थोड़ा चेंज होता है, उसको इस तरह से दिखाते हैं, आप कैट को ब्रा में चेंज कर दो, यानी ये इसमें चेंज हो जाएगा साई एक्स कॉमा टी, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम निकालना होगा, ये लगा लो, तो इसको जब हम नोट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये भी आपस में जो कैट सिंबल है वो ब्रा में चेंज हो जाएगा, यानी a/√2 φ1 प्लस 1/√3 φ2 प्लस 1/√6 φ3, ठीक। अब जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, किसका, इसका, इन तीनों का, मतलब इस वेव फंक्शन का और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, a/√2 ये आ जाएगा a/2 और φ1 का φ1 में ये इस तरह से लिखेंगे ना इसको, φ1 × φ1। तो एक चीज आपने देखी, जैसे हम लोग उसमें करते हैं i.i क्या होता है 1, लेकिन i.j क्या होता है 0। उसी तरह से अगर हम φ1 का φ1 में कराएंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल है, इसी वजह से बोला ना आपस में परपेंडिकुलर, तो ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब φ1 का φ1 कराएंगे तो 1 आएगा, लेकिन φ1 का φ2 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हम जनरली करते क्या, डॉट प्रोडक्ट की तरह इसको कराओ, है ना, तो इसका आपस में दिखाने की जरूरत ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो φ1 वाला दिखाएंगे तो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर, तो अब इसको भी हटा दो सिंपल, क्योंकि तो 1 ही आ जाएगा। तो इसी वजह से करते क्या है, तीनों की कांस्टेंट जो होते हैं उनका स्क्वायर कर दो, इसका उसमें कराएंगे तो हो जाएगा 1/3 प्लस इसका इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 1/6, a की वैल्यू 1 थी तो इसको 1 कर दो, काम खत्म। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई टोटल 1, खत्म, निकाल आया। अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, मान लो आपसे बोल दिया कि बताओ दूसरी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दूसरी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पहले की हम तीनों की निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना, P1 P2
P3 है ना, तो P1 क्या है, इसका स्क्वायर, यानी एक की वैल्यू कितनी 1/√2, तो सॉरी 1, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6, यानी पहले जो स्टेट है उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इस तरह से आप कैलकुलेशंस को करते हैं, कोई दिक्कत? इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो उतारो। अगली चीज जो हमारे जानने लायक है इसमें, दैट इज टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन। मतलब क्या है कि समय के साथ में वेव फंक्शन किस तरह से परिवर्तित होता है, किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से बदलता है, ये हम किस तरह से निकालते हैं। ए मक्खी चली जा, रात का टाइम है, मक्खी है, सर्दी का मौसम है, चैन नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ है, देखो यही है, डिस्टर्ब कर देती है। क्या बता रहा था कि जो भी हमारा समय है उसके साथ में किस तरह से वेव फंक्शन चेंज होता है, यानी टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन। टाइम एवोल्यूशन, एवोल्यूशन माने क्रांति होता है क्या, शायद, नहीं सॉरी वो रेवोल्यूशन होता है, मेरी भी इंग्लिश खराब रही। टाइम सॉरी एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन। टाइम रेवोल्यूशन, हमें खुद पे हंसी आती रहेगी 2-3 दिन। टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन मतलब क्या होता है कि मान लो आपको किसी इनिशियल टाइम पे वेव फंक्शन दिया गया कुछ इस तरह से, साई x, 0, यानी टाइम, ये जो दूसरा वाला से चिन्ह होता है ये हमारा टाइम को दिखा रहा है, यानी जो पोजीशन है दैट इज x और समय क्या है हमारा 0, यानी किसी एक फिक्स पोजीशन की बात करिए, पोजीशन इज फिक्स बट टाइम इज वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हमें दिया गया है साई x, t, ठीक है, और इसका जो फंक्शन दिया गया कुछ इस तरह से दिया गया, भाई हमारा जो हमारा आइडियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी i इज इक्वल टू 1 to n, और या इस तरह से दिखा दो कि सिंपल n है ना, सी एन और फाई एन का स्क्वायर, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने, नहीं सही है ना, i इज इक्वल या सिंपल n लिख दो, है ना, इस तरह से दिया गया आपको, n की वैल्यू अलग अलग रखते रहो। पिछली बार में कुछ गड़बड़ लिखा था क्या, पता नहीं, यही लिखा था ना, देख लेना ध्यान से। कॉस स्क्वायर दिमाग कभी कभी अलग चलता है ना, वो प्रोबेबिलिटी के चक्कर में कॉस स्क्वायर लिख दिया, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो अगर स्क्वायर लिख दिया उसको सही कर लेना वहाँ पे, वैसे मुश्किल है जो मैंने गलत लिखा हो, ऐसा होता नहीं ना, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम अगर टी टाइम बात पूछे जाए कि साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू क्या होगी, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू एनर्जी पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में वेव फंक्शन की एनर्जी क्या है। तो मान लिया गया कि एक स्टेट में एनर्जी की वैल्यू E1 है, E2 है, तो उसको n से मान लिया कि nth स्टेट में जो एनर्जी है दैट इज En है, ठीक है। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, समेशन n, या ऐसे समझ लो कि जो भी हमारे पास फाई एक्स कॉमा 0 है ना, उसमें हम e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू ENT, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपका टाइम का फंक्शन उसी में जुड़ जाता है। किसका मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस, मर गया, वीडियो के दौरान हुआ एक कत्ल, ठीक है ना, बताना नहीं किसी को, आई बाई एच क्रॉस, या काट लेते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, एन टी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं करा देना है, ठीक है। तो बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इस तरह से दिखा दो, क्या आ जाए हमारे पास, समेशन n सी एन इंटू ई रेस टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ENT इंटू साई एन, ये हमारा हो जाता है t समय बाद वेव फंक्शन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो इस तरह से दिया गया कुछ कि साई एक्स कॉमा 0 आपको दिया गया है कुछ इस तरह से कि भाई 1/√2 साई 1 सॉरी फाई 1 प्लस 1/√3 फाई 2, इस तरह से दिया गया है। इस स्टेट में जो एनर्जी की वैल्यू है वो E1 है और इस स्टेट में एनर्जी की वैल्यू जो है वो E2 है। तो बताओ टी टाइम बाद जो हमारा वेव फंक्शन है वो किस तरह से दिखा जाएगा, तो किस तरह दिखा लेंगे, बिल्कुल दिखा लेंगे, किस तरह से, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, कांस्टेंट को वैसे बना रहने दो, सीएन को वैसे बना रहने दो, 1/2 इंटू किसका मल्टीप्लाई कराना है, ई रेस टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E1, किसके लिए एनर्जी कितनी, E1
E1 t इंटू साई 1, ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, सॉरी फाई 1 प्लस दूसरा कॉन्स्टेंट 1/√3 है ना, 1/√3 इंटू ई रेस टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E2t इंटू साई 2। और आगे होता तो इसी तरह से हम इसको बढ़ाते चले जाते, तो इस तरह से अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम एवोल्यूशन हो जाता है उसका, समय के साथ इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत, पक्का उतारो। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए जो ऑपरेटर्स हैं उनको पढ़ेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर मक्खी आ गई, और जो भी आगे की बची हुई चीज़ें वो धीरे धीरे जो 1D बॉक्स और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ चलूँ और जो शुरुआत है उसको कमज़ोर ना बनाया जाए, है ना, कि जल्दी के चक्कर में शुरुआत ही बेकार हो जाए। तो थोड़ा सा तेज़ी भी बरत रहे और शुरुआत को भी कमज़ोर नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी पढ़ाई करो अच्छे से, कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।